बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ललितपुर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक का नाम सुशील और दूसरे का नाम विमल था। सुशील और विमल दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुशील बड़ा भाई था। वह बहुत तेज, चालाक, थोड़ा लालची और महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रखता था। वहीं विमल सुशील से छोटा था। वह बहुत शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील था। उनके पिता नरेंद्र जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात नरेंद्र जी को अचानक हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उस समय सुशील 25 साल का था और विमल केवल 23 का। नरेंद्र जी के असमय चले जाने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां सुरेखा देवी हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुशील पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही अपने पिता की जमीन बेचने की बात करने लगा। जब यह बात विमल को पता चली तो वह बोला, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? इस पर सुशील बोला, तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारी किस्मत बनकर रह जाएगी। मैं तो कहता हूं तुम भी मेरे साथ शहर चलो। वहां चलकर हम दोनों कोई बड़ा काम करेंगे हैं। मैं कोई बड़ा बिजनेस करूंगा और तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। विमल बोला, नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरे जीवन की और बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। विमल को अपने बड़े भाई की बातों का बहुत बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ की गोद के समान थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अपनी माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। सुशील पिता की आधी जमीन बेचकर शहर चला गया और विमल गांव में ही अपनी मां के साथ रह गया। जो जमीन बेचने से बची थी वही विमल का संसार बन गई। उसने खेती करने के लिए बैल खरीदे, खेत जोते, सब्जी उगाई और अपनी मां का ख्याल रखा। उधर सुशील ने शहर में जाकर पिता के खेत बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमक दमक में वह पूरी तरह खो गया। वो गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बहुत मनहगे मनहगे कपड़े पहनता, तरह तरह के मोबाइल दिखाता और हमेशा विमल की मेहनत का मजाक उड़ाता रहता। सुशील विमल की हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे ओ गंवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सन्ने खेत में घुटनों तक ढंसा हुआ है। क्या तुझे अभी भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? मेरी तरफ तो देख। मैं अब एक बड़े शहर में रहता हूँ, ऐसी कमरों में बैठता हूँ, चमचमाती हुई नई नई गाड़ियों में घूमता हूँ, तरह तरह के नए नए कपड़े पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। और तू तू अब भी वही पुरानी सी धोती, वही फटी हुई बनियान, वही गोबर की बदबू। अब भी मान जा, मैं तुझे शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये गांव छोड़ना पड़ेगा। खेत खलिहान को भूलना होगा। धोती उतार और नए कपड़े पहनकर मेरे साथ चल। एक बात याद रख, तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ खेतों में पसीना बहाने से अच्छा है कि तू शहर में कोई काम करे। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि शहर में दिमाग से पैदल लोगों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन तू मेरा भाई है
तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। विमल बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, पर समय सबका हिसाब रखता शहर की चकाचौंध ने सुशील को पूरी तरह बदल दिया था। सुशील अब गांव वाला पुराना सुशील नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल चलाता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का छोटा सा फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में फायदा हुआ और यही फायदा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 2 महीने बाद गांव आता, बड़ी गाड़ी में नए नए कपड़ों में सुगंधित इत्र की खुशबू में लिपटा हुआ। वो मां से मिलकर 2 दिन रुकता और विमल का मजाक उड़ाता। विमल ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर उसने कठिन मेहनत करना शुरू किया। खेतों में कठिन मेहनत करता, गाय भैंस पाली, वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। सुशील जब शहर से खूब सारा पैसा कमाकर गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे चमचमाती नई मोटरसाइकिल, महंगे कपड़े और उसकी हर बात में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी की शादी सुशील के साथ हो। आखिरकार सरपंच सुधाकर चौधरी की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी कल्पना एक सुंदर नैन नक्श वाली शहरी सपनों से भरी लड़की, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। सुशील अपनी मां से बोला, मां तुमने देखा, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह देखने में भी बहुत सुंदर है। मुझे तो वह पहले दिन से ही पसंद है। सुशील को कल्पना पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा लग रहा था। उधर विमल चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं धरती पर टिकी थीं। मां सुरेखा देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन विमल की देखभाल ने उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद विमल ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी गरिमा, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी मां का कई सालों पहले निधन हो गया था। गरिमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद गरिमा और विमल का जीवन साधारण जरूर था, लेकिन संतोष से परिपूर्ण था। सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाकर काम करना, फिर दोपहर में घर लौटकर मां की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सबसे बड़ा सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अपने अपने अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। सुशील का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक साझीदार धोखेबाज निकला। उसने बैंक का कर्ज चुकता नहीं किया। ऊपर से कल्पना हर रोज नई नई चीजों की मांग करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूं। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते मुझे पार्लर भी जाना है। बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है। अच्छा, देखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है। 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नई साड़ियां चाहिए। एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन, और नई चप्पल भी। पिछली बार वाली चप्पल टूट गई थी। कल्पना, जरा मेरी भी सुन लो। ये 3 महीने से दुकान में कुछ खास आमदनी नहीं हो रही। कर्ज बढ़ता जा रहा है। ग्राहक आते ही नहीं।
माल लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज यह सोचकर घर से निकलता हूं कि आज कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी। लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूं तो तुम्हारे यह नए गहने, पार्लर और कपड़ों की मांग मेरे दिल में चुभती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं? मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। कल्पना, थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा इंतजार करो। जब अपना समय बदलेगा मैं खुद ही तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। इतना सुनते ही कल्पना बोली, वो सब मैं नहीं जानती। तुम यह मत भूलो कि मैं सरपंच की बेटी हूं। मेरे पिता ने आज तक मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि आगे चलकर तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी ही नहीं करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। कल्पना घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। खाना नौकर बनाता, कपड़े धोई ले जाता। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता गया, नौकर भी छोड़कर चले गए। एक दिन ऐसा भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार ले गई, घर नीलाम हो गया। सुशील और कल्पना सड़क पर आ गए। कल्पना की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया तूने है जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है? इस धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? सुशील बोला। तुम चिंता मत करो कल्पना, मैं कुछ करता हूं। मैंने अभी हार नहीं मानी है। विमल धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत करके गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और गरिमा रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने पति के साथ कठिन मेहनत करती। वो गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और मां को रोज तेल से सिर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में सुशील लौट आया। वह थका हुआ सा पैदल चला आ रहा था। चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि विमल अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की पैदावार का उदाहरण देते थे। सुशील की छाती में आग धधक उठी। अच्छा, तो अब यह हाल है। कभी जो मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? ये गंवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। कल्पना अपने पति सुशील से बोली, सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। यह कैसी विडंबना है कि वह विमल और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वह हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं, सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना ऐसे तो घुट कर मेरा दम निकल जाएगा। सुशील हमेशा एक ही बात सोचता, कैसे विमल को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। मां सुरेखा देवी का भी देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। विमल मां के अंतिम संस्कार में टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। सुशील भी वहीं खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद सुशील तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर फर्जी दस्तावेज बनवाए।
उसमें लिखा था कि मां सुरेखा देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पूरी संपत्ति केवल अपने बड़े बेटे सुशील के नाम कर दी है। ये कागज नकली भले ही थे, लेकिन देखने में पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब विमल खेत से घर लौट रहा था तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं, गांव के पटवारी और चौकीदार। सुशील ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख विमल, यह रहा वसीयतनामा। मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत, यह आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें यह घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। विमल घबराते हुए बोला, भाई ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मां ने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है मां मुझे कितना प्यार करती थी। वह तो मुझे तुझसे कम नहीं मानती थी। फिर तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? सुशील बोला, कानून भावनाएं नहीं देखता, विमल देखता है। और मेरे पास वो सबूत है। ये देख, ये दस्तावेज मां ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहर लगी है, गवाहों के हस्ताक्षर हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है। अब ये सब मेरा है। विमल बोला, भाई क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस मां की यादों में जी रहा हूं, इस मिट्टी से जुड़ा हूं। खेतों में मां की हंसी की गूंज सुनता हूं। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? मां की परछाई भी बांट ली तूने। विमल चुपचाप अपनी पत्नी गरिमा और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वहीं पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहां एक छोटी सी जो पद्धी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। वह अपनी पत्नी से कहता, गरिमा, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। सुशील ने मुझसे मेरी जमीन ली है, लेकिन वो मेरा भाग्य मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम गांव में अपना घर ले लेंगे। उसकी पत्नी गरिमा बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी चिंता मत करिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी यह झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूं। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। विमल फिर से खड़ा हुआ। उसने फिर से मेहनत की, दो गुनी मेहनत। गरिमा ने फिर से उसका साथ दिया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुशील ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम सतीश था। सतीश एक चालाक, लालची और असरदार दलाल, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। सुशील ने उससे कहा था, तू पेपर बना दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही सतीश ने काम किया और पैसे मांगे, सुशील ने टाल मटोल शुरू कर दी। भाई अभी पैसे नहीं है, तू समझ मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूं, बाद में ले लेना। अभी फसल तो बेचने दो। एक दिन सतीश सुशील से बोला, लेकिन सुशील, इस बात को पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों तू बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना। इसी में तेरी भलाई है। इस पर सुशील बोला, धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने।
तेरे जैसे तो बहुत हैं, तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा। जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे, चल निकल यहां से। गांव में पंचायत जोड़ी गई, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। सुशील वहां सबसे पहले पहुंचा, ताकि अपने झूठ को सच का जामा पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां सतीश सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ आ धमका। उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, हस्ताक्षरों की तुलना और तहसील से निकली असली नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, इन कागजों में जो हस्ताक्षर हैं वह सुरेखा देवी के नहीं हैं। मैंने खुद सुशील के कहने पर यह बनाए थे, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वह भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं, जिसने अपने ही सगे भाई से छल किया। पूरा गांव सन्न रह गया। सुशील की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें भर आईं, न शर्म से बल्कि डर से। पंचायत के मुखिया बोले, सुशील, तूने ना केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। विमल को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए। सुशील को गांव से बेदखल किया जाए, ताकि वह दूसरों के लिए सबक बने। सतीश को चेतावनी दी गई कि अगली बार किसी ग्रामीण के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसे भी सजा मिलेगी। और फिर सुशील ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वो चुपचाप गांव से निकल गया, धूल भरे रास्ते पर चलते हुए। अब वो हर गांव में काम मांगता है, कभी मजदूरी करता है, कभी भूखा सोता है। कोई उसे टिका कर काम नहीं देता, क्योंकि उसकी बदनामी उसके आगे चलती है। उसकी आंखों में अब न स्वाभिमान है, न ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर विमल विमल को अपना घर वापस मिल गया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा और दया से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा। शायद समय ने अपना सबक उन्हें सिखा दिया है। अब तू उनकी मदद कर। विमल की पत्नी गरिमा बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है विमल। शायद इसी का नाम है असली अमीरी है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। समय का सबक यही है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा सबक सिखाता है कि उसकी पहचान तक मिट जाती है। और जो सहन करता है, मेहनत करता है, वह एक दिन समय के ताज पर राज करता है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।